नमस्कार। पब्लिक इंडिया के 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। आज हम लोग फॉरेन अफेयर्स पे फिर से डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिका ने भारत को धमकी दी है कि हम आप पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, और इसमें खाली इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं, इसके अलावा जो वैट भी लगाया जाता है, चाहे वो अल्कोहल पे है, चाहे वो सेस है, चाहे वो पेट्रोल और डीजल पे है, उसको भी संज्ञान में रखकर अब हम भी आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। स्टील और एल्युमिनियम में आपने देख लिया कि टैरिफ वॉर में 25% टैरिफ जो है अमेरिका ने लगा दिया है। अब भारत के पास एक 600-650 मिलियन का जो डंप पड़ा हुआ है स्टील का, जो चाइना ने ऑलरेडी पिछले एक साल में उनको दे दिया, और उसमें सारे लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका में नहीं भेजे जा सकते, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्टील कंपनी है उनके पास इन्वेंट्री जमा हो गई। उस इन्वेंट्री को कैसे वो एडजस्ट करेंगे, इस पे भी चर्चा होगी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, और चाइना के वॉरशिप्स जो हैं ऑस्ट्रेलियन ईस्ट कोस्ट में घूमते पकड़े गए हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ भी हो सकता है, तो उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। और तीसरी चर्चा हम करेंगे जो अमेरिका इन्वोक करना चाह रहा है, सैंक्शंस एक्ट, जो रिलेटेड काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो 2017 में लगा था। उस समय ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस इंपोज करने के लिए लगा था, और उसका उपयोग अब ब्रिक्स कंट्रीज के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, और रशिया को कैरेट देकर और चाइना को स्टिक देकर ब्रिक्स को तोड़ने की पूरी साजिश की जा रही है, जिसमें मोदी सरकार अब फंस गई है, क्योंकि रशिया से हम क्रूड लेते हैं, चाइना से हमारा 131-32 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है, और उधर अमेरिका का भी इंपोर्ट कोई कम नहीं है। 570 से 580 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट तो अमेरिका भी करता है, जिसमें ईवी व्हीकल्स, रिचार्जेबल बैटरीज और बहुत सारा सामान आता है, और इसको लेकर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ट्रंप ने मोदी सरकार को या मोदी को धमकी दी है कि हम आपके टैरिफ हाइक, जो जितने भी टैरिफ्स आपके हैं, जो हमारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट हमारे ट्रेड को डेफिसिट करते हैं, या हम आपके ट्रेड को सरप्लस करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार मुझे ये पता लगा है कि 36 से 46 बिलियन डॉलर का हम लोग का ट्रेड सरप्लस है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, और आईटीएस सर्विसेज में हमारी जो कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, टाटा है, इन्फोसिस है, उनकी जो आईटी सर्विसेज बेचते हैं वो भी हैं। तो ये कुल मिलाकर सारा मामला क्या है, और रेसिप्रोकल टैरिफ से इन इंडस्ट्रीज को या हमारे एक्सपोर्ट को कितना आघात लग सकता है, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल्स और इंटरनेट सर्विसेज में, मैं आपसे समझना चाहता हूं। आत्मा जी, जो पहले आपने आखिर में बताया ना, उसी का ये सारा बैकड्रॉप है। जुलाई 24 में मार्को रूबियो जब सेनेटर थे फ्लोरिडा का, तो उन्होंने एक एक्ट पास करवाया, दैट वाज कॉल्ड काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। उसमें ये पूरा प्रोग्राम कर दिया गया था कि भाई जिसको भी हमारे मुआने पे बुलाना है और हमारी टर्म्स कंडीशंस पे उनको मनवाना है, तो उन पे सैंक्शंस लगने चाहिए, वो अलग अलग कारण देखे जाएंगे। दैट वाज, ये उसी का बैकड्रॉप है। अभी आप देखिए, आपको बुलाया नहीं गया था, आप गए तो उसका निगोशिएटिंग पावर बढ़ गया। आपने जीरो ड्यूटी कर दी है स्क्रैप पे। अब ये मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा आज भी स्क्रैप जो बिल्कुल रिडंडेंट जो होता था वो अमेरिका से ही आता था। मतलब पहले तो उसने हमारे को अमेरिका का डंपिंग यार्ड बना दिया। अब हमने ड्यूटी करी है जीरो। आपने मेटल स्क्रैप किया तो मेटल स्क्रैप पे वैसे ही 5% ही ड्यूटी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो माल आएगा उसका 5% प्रॉफिट बुकिंग तो इंडस्ट्री अपने पास रखेगी, आपको क्या फॉरवर्ड करेगी। आपने 16 लाख करोड़ भी जो बड़े हाउस को माफ किया, उसमें पब्लिक के पास उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं कि भाई आपका पैसा माफ किया तो आप नीचे गरीबों तक भेजो, वो हिंदुस्तान में हुआ नहीं है। तो उनकी अपनी वो नंबर 1 नंबर 2 की ओर में यही परिस्थिति हो जाएगी आपकी स्क्रैप में और मेटल में और प्लास्टिक के। अभी अब देखिए, कुछ टाइम से यहाँ पे मैनिपुलेशंस तो हम किसी भी चीज में कर ही लेते हैं। प्लास्टिक वेस्ट पे इतना स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होता था कि हिंदुस्तान में 2 ही जगह हैं जहां पे मैं ख्याल से 13 और 2 17 लाइसेंसेस है जो अभी नहीं दिए जाते हैं प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग के। उसका प्रीमियम चलता है 1 करोड़ 2 करोड़, क्योंकि वो पुराने यूनिट से अभी नए आ नहीं रहे। तो उसमें से 12 मेरे ख्याल से कांडला फ्री ट्रेड जोन में और 2 कलकत्ता के फ्री जोन में है। तो ये स्क्रैप जो मंगा रहे थे, अब उसमें ये हो गया कि आपने धीरे धीरे कस्टम्स को जीरो ड्यूटी करके अभी उसको कंटेनर को आपने फ्री कर दिया। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि जीरो ड्यूटी जो होता है, एआई आने के बाद कस्टम्स ने सेल्फ क्लियरेंस में जो सिस्टम करा उसको रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस सिस्टम बोलते हैं, आरएमएस। उसमें अगर जीरो ड्यूटी होता है तो ग्रीन चैनल से कंटेनर निकल जाता है। अब उसमें क्या आ रहा है
क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग इन स्वीपिंग वेस्ट। आप प्लास्टिक वन टाइम यूज मंगा सकते हो, फैक्ट्री वेस्ट मंगा सकते हो। अब वो धड़ल्ले से आएगा क्योंकि वहां पे तो उठाने का पैसा मिलता है आपको स्वीपिंग वेस्ट। तो आप देख लीजिए ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, हमने अमेरिका को खुश करने में ये कर दिया कि हमने अपने ही कंट्री का सत्यानाश कर लिया है। अब पूरा कचरा भी आएगा। आपने देखिए 2009 में भी आपने जब स्क्रैप ओपन किया था तो इराक वॉर का जो स्क्रैप आया था उसमें बाद में लाइव बॉम्ब्स आए थे, कुछ ये माइंस भी आई थी, लैंड माइंस, काफी एक्सीडेंट्स भी हुए थे। तो आई थिंक बहुत ही हड़बड़ी में हम लोगों ने रिलैक्सेशन दिया। अभी जो आप बोल रहे हो कि रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल पे आप क्या करोगे? आपको इंसिडेंट दे दूं कि मेक इंडिया ग्रेट के चक्कर में जो आज बोल रहा है ट्रम्प, मेक अमेरिका ग्रेट, वो मीगा में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। हमने भी अपने पड़ोस के दुश्मनों से देशों से दुश्मनी कर ली। हमने क्या क्या धंधा खो दिया। हमारी टेक्सटाइल का धंधा ठप हो गया। बड़ी कंपनियां जो थी बिरला जैसी और ग्रेसिम जैसी, ये लोग चले गए थाईलैंड में अपना यूनिट डालने, वहां से वो लोग धंधा कर रहे हैं। आपके यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी गया, इन्वेस्टमेंट भी गया। शिप ब्रेकिंग जो आपके यहाँ बहुत अच्छा चल रहा था, आपने उसमें BIS स्टैंडर्ड ठोक दिया, तो जो अच्छा स्टील आ रहा था आपके पास वो कैंसिल हो, क्योंकि फॉरेन कंपनी आपका बिजनेस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट कहां से लाएगी? चाइना में वो नहीं खुला था, बांग्लादेश खुला था, बांग्लादेश में चले गए। हमारा जो बिजनेस था श्रीलंका चला गया। तो आप देखिए हम लोग ने जो ये मेक इंडिया ग्रेट में किया, वही फ्यूचर में हमको दिख रहा है कि वो मागा में होगा। आप देखिए बहुत ही एक अच्छा बिजनेस था, सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे, दैट वाज सिरेमिक टाइल्स। मोरबी एशिया का हब माना जाता था टाइल्स में। वो टाइल्स में एक मटेरियल आता था मैंगनीज का, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो एक बॉन्डिंग केमिकल था, और वो सबसे ज्यादा 90% पाकिस्तान में है। वो हमको मिल रहा था, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम थी, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड से कॉम्पीट कर पाए थे। आपने मेक इंडिया ग्रेड के चक्कर में पाकिस्तान के मैग्नीशियम कार्बोनेट पे 200% ड्यूटी लगा दी। अब वो बंद हो गया। अब वो दुबई से आ रहा है, कभी अफ्रीका से आ रहा है, तो आई थिंक वो वायबिलिटी उसकी खत्म हो गई। तो आपने ये रह के टेक्सटाइल बंद करवा दिया, पेपर इंडस्ट्रियां बंद हो गई। अभी आपकी टेक्सटाइल्स वाले जैसे चले गए, मेरे ख्याल से मोरबी वाले भी तैयारी कर रहे हैं कि वो बाहर जाएंगे। तो आप क्या करना चाहते हो? तो ये जो रिवर्स, आप जितना भी रिवर्स आप लगाओगे, आपका मेजर इफेक्ट आ जाएगा आपका फार्मास्यूटिकल्स पे, केमिकल्स पे, मेटल्स पे, ज्वेलरी पे, ऑटोमोबाइल्स पे। तो ये सब आप उसको करेक्शन में क्या करोगे? ये आपके पास थ्रू लाइन है नहीं अभी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 10 साल से मैंने जो बोल दिया पब्लिक करती चली जा रही है चुपचाप। वो अगर होता रहेगा तो उसी एडजस्टमेंट में मेरे ख्याल से इन्होंने बगैर किसी से कंसल्ट करे, अमेरिका में उनको जो ठीक लगा वो कंडीशन मान के आ गए। क्यों माने वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जी। हालांकि इसमें मैं कुछ की डिफरेंसेस आपको बता दूं। अगर अल्कोहल की बात करें तो विस्की पे 150% इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता है, जबकि यूएस में 0% ड्यूटी है। मोटरसाइकिल्स पे 100% ड्यूटी इंडिया ने लगाई हुई थी, जिसको 70% कर दिया है, वर्सेस यूएस जो हमारी जैसे इनफील्ड की मोटरसाइकिल अगर वहां बिकती है तो 2.4% ड्यूटी लगती है। मेडिकल डिवाइसेस पे हमारे इंडिया में 40% तक ड्यूटी लगती है, जबकि यूएस में 0 से 5% ड्यूटी लगती है। तो अगर ये मैचिंग टैरिफ्स अगर लग गए तो एक अनुमान के हिसाब से हमारी टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री जो है, एक्सपोर्ट करीब $8 बिलियन का है यूएस का एनुअली, फार्मास्यूटिकल्स का $7 बिलियन का एनुअली, आईटी सर्विसेज जो 40% रेवेन्यू जनरेट करती हैं वो ज्यादातर यूएस से ही आता है। 40% से कम नहीं है, 40% प्लस ही है। कई लोगों का तो 80-90% रेवेन्यू भी यूएस से आता है। ज्वेलरी और जेम्स का 10 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया से, जो रिस्क पे है। और ऑटो कंपोनेंट्स और स्टील 25% टैरिफ हाइक पे खड़े हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। हालांकि इंपैक्ट आपने स्टॉक मार्केट पे देख लिया। आज निफ्टी मेरे ख्याल 22,700 और 800 पे, 22,826 पे हॉवर कर रहा था। तो ये जाहिर तौर पे भारत में एफआईआईज का पुल आउट करना और भारत में निवेश को लेकर एफडीआई का आना अब जो है वो संदेहजनक बन चुका है। और जो सेक्टर्स इसके नेगेटिव इंपैक्ट में हर्ट होंगे वो टेक्सटाइल और अपैरल्स के, जैसे रेमंड है, अरविंद है, वेल्सपन इंडिया है, फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बाइकॉन, ऑटो कंपोनेंट्स में टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, आईटी सर्विसेज में इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। तो इस तरीके की चीजें हैं। हालांकि डिफेंस और डोमेस्टिक इंफ्रा में बीएल, एलएनटी, बीएचईएल को भी दिक्कत अब आ सकती है, क्योंकि F414G के इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद अब उम्मीद नहीं है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूएस से मिल सकता है। तो आपका जो
बेसिक अब ड्राइंग बोर्ड है, आपको वापस ड्राइंग बोर्ड में जाना पड़ेगा। रशिया और चाइना ही आपके नेचुरल एलाइज हैं, जिनके साथ आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके और बाकी चीजों को लेकर चल जुड़ना पड़ेगा। हालांकि चाइना में से भी 6th जनरेशन अब जो फाइटर प्लेन्स है उसका प्रोटोटाइप C-17 बन चुका है, और हम F-35 लेने की बात कर रहे हैं, जबकि एलन मस्क खुद ही कहते हैं कि F-35 कूड़ा है और उल्टा हम लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, और भारत जो है वो उनका कूड़ा खरीदने के लिए तैयार हो रहा है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी यूएस इंडिया ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हैं। हो सकता है वो अपने फंड्स चाइना, वियतनाम या यूएस मार्केट्स में शिफ्ट कर दें, या हो सकता है एक्सपोर्ट हेवी स्टॉक्स यानी कि फार्मा, आईटी, ऑटो से एग्जिट कर जाए, या हो सकता है कि टोटल अपना एक्सपोजर कम कर लें, ये भी है। मैं अभी चाइना के ऊपर आता हूं। चाइना के वॉरशिप्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में देखे गए हैं। चाइना पीपल्स लिबरेशन फोर्स नेवी का एक बड़ा विमान जो बड़ा नेवल उसका जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे 11 फरवरी 2025 को देखा गया, ऐसा ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स का कहना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस अनयूजुअल प्रेजेंस को, चाइनीज नेवल वेसल्स को इंटरनेशनल वाटर्स में ईस्टर्न कोस्ट पे जिस तरीके से देख रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि इन नेवल्स में एक फ्रिगेट है, एक क्रूजर है, एक सप्लाई टैंकर है, और वो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स की सर्च कर रहा है। इसकी आपके पास क्या जानकारी है और ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए 54% ओशन वो किसी के अंडर में नहीं है, वो इंटरनेशनल है, तो दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। उस सीबेड अथॉरिटी में ओवर कॉन्फिडेंस कहो या जो भी कहो कि 167 कंट्रीज है, लेकिन अमेरिका में उसमें आने से अपने आप को छोटा समझा, वो नहीं आया। तो अभी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं ये अपने आप से तय कर लेते हैं अपने डिस्टेंस में जो भी है, लेकिन मैक्सिमम जो रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं, जिसको ये लोग REEE कहते हैं, वो एलिमेंट्स ज्यादातर सी बेड में है। अभी देखिए पूरे वर्ल्ड में 2022 में चाइना एक शिप बनाता है जिसको ओशोनोग्राफिक ड्रिलिंग शिप बोलते हैं। वो पहली बार ऐसा शिप है जो 10,000 मीटर्स तक नीचे आपको मटेरियल ड्रिल करके देता है, और उसके साथ 10,000 मीटर्स, और दैट इज द ओनली शिप अवेलेबल नाउ इन द वर्ल्ड विद चाइना। अब और वो उसकी जो रिकवरी कैपेसिटी है, इज ऑल्सो डूइंग इट विथ, उन्होंने एक व्हीकल बनाया जिसको ये लोग ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल बोलते हैं। वो जहां पर नहीं एक्सेस होता है वहां जाके वो पूरा फोटोग्राफी करके वो पूरा मिनरल्स की कैपेसिटी बता पाता है, दे कैन ड्रिल इट। उसमें 95% रिकवरी अच्छी हो रही है। अभी उसमें देखिए रेयर मटेरियल्स में सबसे ज्यादा जो आपको आईटी सेक्टर में लगेगा, लिथियम है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, बिस्मथ है, ये सारे रेयर केमिकल्स हैं। तो ये अभी जो बता रहे हैं वो पोजीशन नहीं है। उसके साथ वॉरशिप है, ये ओशोनोग्राफिक ड्रिलिंग शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो टैंकर है साथ में, दैट इज टू प्रोवाइड हिम विद एक्स्ट्रा फ्यूल दैट विल नीड, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होगा, दे विल हैव टू स्टे देयर एंड सर्वे एंड ऑल। तो ये कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे भी रोकने का, लेकिन दिक्कत यह कि इसको रोकेगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जिसमें अमेरिका है नहीं। तो ये लोग आपस में कुछ बात करेंगे, जब तो उसमें से छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनको ये बिल्कुल लालच है कि चाइना ये ड्रिलिंग करेगा तो हमको मिलेगा। तो आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी डिस्प्यूट, ये खड़े हैं वहां पे, ये चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि वो 5 eyes 7 eyes वाले कुछ भी करके कुछ भी मैसेज दे के वो करते रहते हैं। लेकिन द रियलिटी इज कि दैट शिप्स आर देयर टू चेक आउट द मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल इन दैट सी बेड। जी, हालांकि ये एक इंसिडेंट कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, स्ट्रिंग्स ऑफ इंसिडेंट हुए हैं। उसमें एक चाइनीज जेट को एक्यूज किया गया था कि ऑस्ट्रेलियन सी हॉक हेलीकॉप्टर को इंटरनेशनल एयर स्पेस में उसने 2024 में फ्लेयर्स ड्रॉप करने का उन पे इल्जाम है, और ऐसा ही 2023 में चाइनीज डिस्ट्रॉयर ने को एक्यूज किया गया क्या था कि उसने सबमर्ज ऑस्ट्रेलियन नेवी डाइवर्स के ऊपर बम्बार्डिंग की थी। हालांकि सोनर पल्सेस में वाटर ऑफ कोस्ट ऑफ जापान में ये बात हुई थी, थोड़ी माइनर इंजरीज आई थी, पर शायद वो इंटेंशनल नहीं था, तो मामले को इंटरनेशनल मामले को दबा दिया गया। एक मामला जो अभी ताजा खड़ा है, रूबियो ने ये कह दिया, मार्क रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कह दिया कि G20 मीट में साउथ अफ्रीका में वो जो 2 दिन होने वाली है उसमें वो नहीं जाएंगे। उनकी जगह रोना रोमाना और उनके जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं वही उसको अटेंड करेंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका G20 का फुल टाइम मेंबर है और इस बार उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट की भी बातचीत होनी है। ट्रंप ने इन द मीनवाइल साउथ अफ्रीका में अपनी सारी एड को
रोक दिया है ये कह के कि साउथ अफ्रीका की पॉलिसीज एंटी अमेरिकन है। हालांकि ये जो G20 की मीटिंग है ये मल्टीलैटरलिज्म पे, इंक्लूसिविटी ऑन इकोनॉमिक एजेंडा पे, ग्रोथ एंड इक्वालिटी पे, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी जैसे या रशिया यूक्रेन वॉर हुई उस पर, पोस्ट कोविड सिनेरियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सस्टेनेबल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में, ये 3 एजेंडा हैं जिस पर ये गोष्ठी होनी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन दोनों दिन की मीटिंग को स्किप करेंगे और फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग आज और कल में है। तो इसमें साउथ अफ्रीका की पॉलिसीज को एंटी अमेरिकन कह के ट्रंप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं या अपने बजट को कम कर रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट आप देखते हैं फॉरेन पॉलिसी पे अमेरिका की? नहीं, वो मेक अमेरिका ग्रेट के चक्कर में अभी इन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस कट कर रहे हैं उसमें उनको एड रोकना है। एड रोकने के चक्कर में आप देखिए कि वो यही बोल रहे हैं कि जो हम लोगों ने पैसा दिया वो ज्यादातर ड्रग्स में यूज हुआ या ह्यूमैनिटेरियन के नहीं हुआ, आर्म्स कलेक्शन के लिए हुआ, और हमने ड्रग कार्टेल को खत्म कर दिया है। ये आपका लेटेस्ट न्यूज आया कि उन्होंने बोला कि मैंने सीबीआई के जो ड्रग कार्टेल का पोर्शन था वो मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि वो लोग उसी बेस पे किसी भी कंट्री को तोड़ने की कोशिश करते थे। अब ये कोई नई बात तो है ही नहीं जो ये बता रहे हैं, क्योंकि ड्रग कार्टेल तो आपके 1900 से चल रहे हैं और आपके यहाँ पे जो चल रहा था उसमें तो आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था नहीं। यहाँ पे 2 ड्रग कार्टेल वर्षों से चल रहे हैं, एक गोल्डन क्रेसेंट है और एक गोल्डन ट्रायंगल है। अब एक चल रहा है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के पास, एक चल रहा है आपका थाईलैंड, म्यांमार और इसके बाद। तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपके आदमी तो ऑपरेशनल उसमें इन्वॉल्व थे। अब इनको डर ये लग रहा है कि वेदर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होने से या सीआईए का होल्ड चले जाने से, मैं नहीं समझता हूं कि बगैर इंटेलिजेंस के कोई भी कंट्री सरवाइव करेगी। तो इन्होंने शायद व्हाइट वॉश कर दिया है कि अभी सीआईए बंद हो गया, लेकिन उसके सामने कौन सी एजेंसी फिर एक्टिव हो जाएगी नोबडी नोज, क्योंकि कोई भी अपनी सीक्रेट एजेंसीज का प्रोपोगंडा नहीं करता है। तो इसको अभी डर ये है कि शायद ये ड्रग्स वाला कार्टल जो मूवमेंट करेगा, मैक्सिको से ये बंद कर रहे हैं, कनाडा से बंद कर रहे हैं, जो मैक्सिमम वहां से चल रहा था, तो इज दैट पॉसिबिलिटी मूविंग टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लेकिन दिक्कत यह कि अफ्रीका हैज नाउ स्टार्टेड डेवलपिंग। वहां पे इन्होंने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि वहां पे इलिटरेसी ज्यादा है, मूवमेंट स्कैटर्ड है, तो वहां पे इनको पकड़ लेना भी आसान होता है। तो ये अभी अफ्रीका को भी दबाने की कोशिश करेंगे। इनको उन सब कंट्रीज पे सैंक्शन लगा के दादागिरी करनी है जो ब्रिक्स में जाने की तैयारी दिखा रहे हैं। आज फिनलैंड और स्वीडन नेटो में जमा हो गए तो उस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप वहां से यूक्रेन को बोल रहे हो रशिया को दबाने के लिए, सडनली दीज पीपल बिकम द मेंबर ऑफ द नेटो, क्योंकि उनको सी साइड ओपनिंग मिल रहा है, आपको इंडस्ट्रियल थोड़ा बूस्ट मिल रहा है। वो भी बोल रहा है नेटो कि मैं कब निकल जाऊंगा भरोसा नहीं। तो अभी इसके पास जो है, अभी एशिया से इसने कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान को इसने मार्जिनलाइज कर दिया। इन्होंने हमसे झगड़ा करवाना था, बांग्लादेश से करवा दिया, मालदीव से करवा दिया, श्रीलंका से करवा दिया। अब ये जो सैंक्शंस आ रहे हैं इसमें इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को बिजनेस का बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। ये इनका कैलकुलेटेड स्टेप है। नाउ नेक्स्ट मूव इज टू अफ्रीका। अब अफ्रीका में दादागिरी करना शुरू करिए, मैं सैंक्शन लगा दूंगा, धीरे धीरे उनसे भी निगोशिएट करेंगे। इनका एक बहुत बड़ा डिजाइन ये है कि कैसे भी करके चाइना को आइसोलेट कर दो, ब्रिक्स तोड़ना है। हम लोग कमजोर पड़ गए, रशिया सडनली, पुतिन इनके बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, माय फ्रेंड पुतिन बोलेगा अब ये, तो ही वांट्स टू से कि सब अच्छे एक चाइना के अलावा। तो ना, क्योंकि इसका वर्ल्ड में कॉम्पिटिटर आज चाइना ही है। अमेरिका को अगर किसी से डर लगता होगा दैट इज ओनली चाइना, क्योंकि वो किसी भी स्फीयर में उनसे पहुंच नहीं पाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो द डिजाइन ऑफ व्हाट वी टॉक CAA कि अभी धीरे धीरे करके अपनी, लेकिन इतना ही है कि अब पहले वो जो दम मारते थे, दादागिरी करते थे, वॉरशिप चली जाती थी, वो नहीं। नाउ दिस इज अ न्यू टैक्टिक्स दे हैव अडॉप्टेड। पहले सैंक्शंस लगाओ, फिर उनको बुला के निगोशिएट करो, फिर अपना काम करवा लो। लेकिन जो डिफरेंसेस आ रहे हैं जिनको नहीं दबा पा रहे हैं, कतर वहां पे गैस का आप अमेरिका से करके आते हो, दूसरे दिन यहाँ पे अमीर आ जाते हैं, तो कंफ्यूजिंग क्रिएशंस भी चल रहे हैं। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन अमेरिका की ये थियरी ओपन हो गई है कि ये सब पे सैंक्शन बारी बारी लगाता जाएगा, बुलाएगा, निगोशिएट करेगा और अपने काम निकलवाएगा। जी, एक खबर और आती है, जो आपने कतर का जिक्र किया, तो इंडिया और कतर का बायलैटरल ट्रेड 14 बिलियन का है, जिसमें 1.5 बिलियन की ट्रेड इन्वेस्टमेंट कतर ने कमिट करी है इंडिया को, और 10 बिलियन का कारोबार उनका होता है, जिसमें एलपीजी, एलएनजी और ये सारी गैसेस, प्रोपेन, मीथेन, ये सब आती हैं वहां से। अब ये कहा जा रहा है कि बायलैटरल ट्रेड में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूए के साथ हुआ है, वैसे अगर कतर के साथ हो गया, तो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो क्रूड रिफाइन करती हैं या एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी में काम करती हैं,
उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है इंडियन कंपनीज का, ऑलरेडी पीएलआई में हम लोग $1.5 मिलियन के फोन्स अमेरिका में भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि उनकी लेबर कॉस्ट को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। आपको पता ही है कि 1,95,000 करोड़ रुपए का हमने बजट बनाया था, जिसमें मात्र 11 या 12,000 करोड़ के उन्होंने क्लियर किया है पेमेंट। अब किनको पैसे दिए, किसको नहीं दिए। और 3 कंपनियां, टाटा है, एप्पल है और एक और कंपनी है चेन्नई में, जो तीनों कंपनियां मिलकर फोन्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एप्पल फोन्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका में ही हो रहा है। अब अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि चाइना जो है बड़े ट्रिकली अपने प्रोडक्शन बेसिस को शिफ्ट कर देता है, कहीं वेस्ट कॉन्टिनेंट में, कहीं ईस्ट कॉन्टिनेंट में, कभी मैक्सिको में अपनी बैटरी फैक्ट्री लगा देता है, कनाडा में अपनी ऑटो एंसिलरी यूनिट्स लगा देता है। उसको पता है कि मार्केट, कैपिटिव मार्केट कहां पे है। अफ्रीका, आपने खुद ही बताया कि 6,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन पोर्ट से बिछाना, गाना और घाना के और दूसरे कंट्रीज में, ताकि वहां से एग्रीकल्चरल गुड्स, क्योंकि एग्रीकल्चरल फूड सिक्योरिटी पे भी बहुत ज्यादा काम करने वाला है आफ्टर इंडिया अमेरिका अपना रशिया यूक्रेन वॉर। आपने देखा वीट के दाम किस तरीके से 4,000 रुपए कुंटल पहुंच गए थे, 40 रुपए किलो। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वीट की डिमांड थी और वीट मिल नहीं रहा था। और ऐसा ही कुछ ऑयल सीड्स के साथ भी है, एडिबल ऑयल्स। आपने देखा, अगर ऑलिव ऑयल की बात करें कि जो ऑलिव ऑयल 200 रुपए लीटर लॉकडाउन से पहले मिलता था, आज वो ऑलिव ऑयल 1200-1300 रुपए लीटर मिल रहा है। सरसों का तेल 250-300 रुपए लीटर हो गया है, जबकि किसानों को सरसों का रेट नहीं मिलता है। तो फूड सिक्योरिटी को लेके चाइना तो 20 साल आगे है। उन्होंने अपनी फूड सिक्योरिटी, उनको पता है कि खाद्य का सामान कहां कहां से क्या क्या उठाना है और बदले में उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या कंज्यूमेबल आइटम्स कैसे देनी है। तो अमेरिका टैरिफ्स की धमकी देकर, ये तो एक बड़ी पुरानी समझिए दकियानूसी सोच है कि आप एक तरफ ट्रेड पे बैरियर्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास ना लेबर है, ना टेक्नोलॉजी है, ना उस स्केल का ऑपरेशन है। डेट्रॉइट में तो सारी ऑटो कंपनियां बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अब सब ईवी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका चाइना को टैकल करेगा कैसे? ये किसी ना किसी तरीके से इंडिया, इजराइल, छोटे मोटे कंट्रीज को, इजराइल को तो खैर वो अपना दोस्त, अपना भाई समझता है, पर इंडिया को धमका के कहीं इंडिया को इजराइल और पाकिस्तान को फिलिस्तीन बनाने की साजिश तो नहीं रच रहा है अमेरिका? जी गिरीश जी, कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, गल्फ में आप देखिए, सऊदी अरेबिया और इनके बीच में इजराइल बैठ गया, उसने सारों को परेशान करके रखा। अमेरिका का प्रेजेंस वहीं पे जिंदा होता है जहां पे इजराइल होता है। अब एशिया का आप हिस्ट्री देख लें तो अमेरिका इज ट्राइंग टू गेट अ सेंटर हियर फॉर लॉन्ग। उसने पहले अफगानिस्तान में कोशिश करा, चुपचाप से रशिया ने भगा दिया। वहां से घूम के ही आ गए वियतनाम। वियतनाम में भी इनको जगह नहीं मिली। फिर ये पहुंचे श्रीलंका। श्रीलंका में एलटीटी का प्रॉब्लम हुआ, किसने किया कैसे वो सब पता है। फिर वहां से भी वो भागे। सो दे आर वेरी डेस्परेट टू हैव अ सेंटर समवेयर। अभी आप देखिए, जो इनके पास ही पहले जो हम बात कर रहे थे कि वो स्टेट का जो सेक्रेटरी था डोनाल्ड लू, वो वाज नोन एज ए रेजिम चेंजर। वो जैसे इमरान खान ने देखा कि वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुक रहा है तो आके उधर रेजिम चेंज करा दिया। जैसे ही बांग्लादेश बहुत ही इंडिया के सपोर्ट में आ रहा था, इनका जो नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम था वो शेख हसीना ने करने नहीं दिया, तो उसका भी चला दिया। यहाँ देख रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं था श्रीलंका में, सडनली एक इकोनॉमिकल वेव आता है, डिप्रेशन आ जाता है और वहां पे गवर्नमेंट चेंज होता है। सेम थिंग हैपेंस इन मालदीव। तो ये डिस्टर्बेंस इसीलिए कर रहा है, अल्टीमेटली इसको लगेगा कि भाई अब तो इंडिया शायद घमंड में ही मेरे साथ आ जाएगा, तो ये बहुत ही जल्दी इजराइल बना देगा। क्योंकि फिर आपको सिर्फ हथियार बनाने, आपकी कंपनियां तो सैंक्शन में सारी चली गई, आपके टेक्सटाइल वाले थाईलैंड चले गए हैं, कंबोडिया चले गए, आईटी वाले जा रहे हैं। बाकी जो छोटी मोटी इंडस्ट्री आपके सैंक्शन में बिगड़ जाएंगी तो पाकिस्तान विल टेक एडवांटेज, बांग्लादेश विल टेक एडवांटेज। आप देखिए, हमारे टेक्सटाइल बंद होने के बाद ही बांग्लादेश का फ्यूचर बना। और वैसे भी पाकिस्तान है तो ऑलवेज बीन अ ब्लू आइड बॉय, क्योंकि वो एक ही वहां पे रहा है जो पूरे एशिया को डिस्टर्बेंस करने के लिए काम आता है। लेकिन अभी इनकी जो थियरी है वो बिल्कुल ओपन में आ गई है। तो हाउ मच विल, क्योंकि उसका एडवांटेज क्या हुआ, आप 50 साल से पाकिस्तान को पैसा देते रहे हो सिर्फ डिस्टर्बेंस करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान इज नाउ रियलाइजिंग, जब तक वहां पे करप्ट आर्मी है, लेकिन पीपल हु हैव मूव्ड आउट वो अभी वहां बैठ के एजिटेशन चला रहे हैं। कराची वाले हैं, बलूचिस्तान वाले, बलूचिस्तान इज आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि भाई पैसा तो सरकार खा रही है, मिलिट्री खा रही है, हमारा क्या हो रहा है। सो नाउ आई थिंक द होल सिनेरियो इज चेंजिंग। और थैंक्स टू इंटरनेट के आने के बाद काफी अवेयरनेस आ गई, अभी एआई आ गई तो शायद और स्मार्ट हो जाएंगे। बट देयर विल डेफिनेटली बी अ बिग क्राई कि भाई अभी सब लोगों को शांति से रहने दो। और उसी थियरी को चाइना ने 20 साल से शुरू कर दिया
कि लेट एवरीबॉडी स्टे इन पीस एंड अर्न। ये थियरी चल जाएगी तो लेट अस सी व्हाट नाउ हैपेंस इन फ्यूचर। जी, हमारा ट्रेड डेफिसिट जिसको हमने फिस्कल डेफिसिट को 4.4% का टारगेट लिया है, उसमें मुझे ये शक है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, उसको बड़ा एक आघात लगने वाला है। क्योंकि हमारी इंपोर्ट कॉस्ट को रेगुलरली इंक्रीज हो रही है और हमारे एक्सपोर्ट के एवेन्यूज बंद हो रहे हैं। और अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स की धमकी देने के बाद अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग जाते हैं, तो भारत को जो एडवांटेज थी लेबर कॉस्ट की या सोर्स रिसोर्सिंग की या चाइना से जो चीप इंपोर्ट लाके हम प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके आगे बेच रहे थे, कहीं ना कहीं वो कारोबार अगर बंद हो जाता है और आईटीएस सर्विसेज में रेवेन्यूज आने बंद हो जाते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा एक धक्का लग सकता है। अब आगामी मोदी सरकार इसको कैसे डील करेगी, वाणिज्य के मामले में, ट्रेड के मामले में और एक्सपोर्ट के मामले में, ये समय बताएगा। पर अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें बहुत सारी उथल पुथल है और ट्रंप ने आते ही सारी वैश्विक व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया है। एक तरफ तो वो रशिया को अपना बेस्ट फ्रेंड मान चुका है और चाइना को अपना वर्स्ट एनिमी मान चुका है। भारत कहीं ना कहीं ब्रिक्स में इसमें फंसने वाला है, ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। देखते हैं किधर किधर जाएंगे। गिरीश जोशी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।